हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक सर्वे और ये इकोनॉमिक सर्वे हम CAPF पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही डिस्कस करने वाले हैं, मेनली 3 या 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर रहेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर, एक और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इन 3 या 4 मेजर थीम में से आपको CAPF में क्वेश्चन देखने को मिलता है और मेजरली मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने सारे क्वेश्चन आपके CAPF में से आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यू कैन यूज दिस डेटा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट्स सी, अगर हम सोशल जस्टिस या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन है एंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। और अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो यहां पे आपके बात करते हैं इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे, यहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की यहां पे बात हुई है, ठीक है। ये सभी बातें आपके इकोनॉमिक सर्वे में होती है। लेट्स सी, दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद हम देखें हम चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी। ये क्वेश्चन आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपका सोसाइटी का क्वेश्चन है। सो लेट्स कमिंग बैक टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को कैसे आपको यूज करना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। जैसे आप बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन टू ह्यूमन लाइफ कॉज्ड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक। तो ग्लोबल पैंडेमिक ने कैसे हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इशू क्रिएट किया है, हमारी इंडिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या इश्यूज क्रिएट किए हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस आए उन सभी चीजों के ऊपर। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप इंट्रोडक्शन जब भी देंगे, इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्टेक्स्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंट्रोडक्शन है अभी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द इंट्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक सर्वे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए आप, कितना अच्छी तरह यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे मेन आप देखोगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है, यहां पे ग्लोबल पैंडेमिक की बात की गई है कि किस तरह से डिसरप्शन आया। उसके बाद आप देखोगे सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी सोशल सिक्योरिटी, हर एक चीज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या है सोशल डेवलपमेंट के। मैंने आपसे बात की है सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है। पहले हम HDI यूज करते थे, अब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूज करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स यूज करते हैं, बहुत सारे लिविंग इंडेक्स यूज करते हैं। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कि डेवलपमेंट को मेजर करता है, सोशल डेवलपमेंट को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। इसके अंदर आप देखोगे SDG आई थिंक 2 जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इंडिया क्या क्या काम कर रहा है। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इंडिया का क्या रैंक है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या आता है। जैसे मैं बात करूं UN मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस। हम अभी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सिर्फ हम इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस होने वाली, इसके अंदर डिस्कस होगी UN मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें देयर इज अ वन पर्टिकुलर फाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन्होंने दी है कि 41 करोड़ पीपल इन द ईयर बिटवीन 2002 और 2019 और 21, इस 15 साल के गैप में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, 41 करोड़। और ये कोविड पैंडेमिक से पहले वाली रिपोर्ट है। कोविड पैंडेमिक के बाद शायद लोग दोबारा से एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ मूव कर गए हों, वो रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। लेकिन इन्होंने टाइम पीरियड दिया है 2005 से 2019 तक। 41 करोड़ जो लोग थे इंडिया के अंदर वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। दूसरा आप देखोगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आपने स्कीम पढ़ी होगी। पहले क्या था, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था, उसका नाम चेंज करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रख दिया, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर थ्रू टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम लोगों को कैसे आप देखोगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा सकते हैं, समाज से सोशल इनइक्वालिटी कैसे दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम आपने देखी है वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि इंप्लीमेंट हो गई है। दूसरा हम देखेंगे ई श्रम पोर्टल, जिससे जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेट करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनका डेटाबेस, उनके लिए हम क्या स्कीम चला सकते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। ई श्रम पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल अपने पेपर के अंदर यूज करने, अपने ऐसे राइटिंग के अंदर टू सबस्टांट योर आर्ग्यूमेंट। अपने आर्ग्यूमेंट को आप सिर्फ
आप वेगली लिख के छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे उसके बाद आप बताइए कि सरकार ने ये किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, वन नेशन वन कार्ड की बात हो रही है। अगर फूड सिक्योरिटी से आपका क्वेश्चन आए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ई श्रम पोर्टल की आप बात करेंगे। आप बात करेंगे कि देर इज अ वन पर्टिकुलर आप बात कर सकते हैं, जैसे एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का मैं एग्जांपल दूं कि देर इज अ लैक ऑफ डेवलपमेंट इन एनी एरिया, अगर वहां पे आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वहां पे चला है। इस तरह की चीजें आप बात करेंगे। पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यू कैन मेंशन यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसके अंदर 41 करोड़ पीपल गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द पीरियड ऑफ 2005 टू 2019। ये सभी चीजें मेंशन करेंगे तो आपका जो एसे है बहुत क्रेडिबल लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हाँ, आप इंट्रोडक्शन के अंदर जितना रिसेंट आप कॉन्टेक्स्ट देंगे उतना बेटर है। कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, कोई रिपोर्ट, सभी चीज आपके सामने है, इंडेक्स आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है, ठीक है, इवेंट आपके सामने है। क्या चीज मिसिंग है इसके अंदर? कुछ भी नहीं। लेकिन आप में से कई लोग जो चाहते हैं इसको स्टोरी से शुरुआत करें। मैंने भी बोला है कि अब ऐसे राइटिंग में आप स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कोट से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका एनेक्डोट जो है बहुत छोटा होना चाहिए, 20 वर्ड के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनेक्डोट मोस्टली आप कहां पे यूज करते हैं? एनेक्डोट आप मोस्टली वहां पे यूज करते हैं जहां पे 1200 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है। तो सिविल सर्विस में जो आपके ऐसे आते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सीएपीएफ में अब अगर आप एनेक्डोट लिखने लगे 50-60 वर्ड्स उसी में खत्म कर दिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक राइट स्टेप नहीं होगा। 15 से 20 वर्ड में कोई स्टोरी नरेट कर सकते हैं बहुत क्रिस्प, तो ठीक है, ठीक है, टू नज इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो दूसरा हम देखते हैं, लेबर मार्केट हैव रिकवर्ड बियॉन्ड कोविड लेवल्स, ठीक है, ये एक पॉजिटिव आप देखोगे फाइंडिंग है। आप बात कर सकते हैं लेबर मार्केट रिकवर्ड हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन किया है 8.3% से, ठीक है, 7.2% तक, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा हम देखेंगे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बीच के अंदर ये सारी रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब हम देखेंगे एमजी नरेगा, अभी आप रिसेंट देखोगे बजट के अंदर मनरेगा और जितनी भी आप देखोगे ऐसी स्कीम थी, जैसे आप फर्टिलाइजर्स के ऊपर बात कर लीजिए, किसान स्कीम के ऊपर बात कर लीजिए, जहां पे भी सरकार फ्री बीज या फिर इस तरह की चीजें प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या किया है, इन चीजों पे खर्च करना बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट किस पे ज्यादा स्पेंड करेगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। तो अगर आप देखें अभी इंडिया का फिस्कल एक्सपेंडिचर है 6.4, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट है 6.4, तो नया टारगेट जो है वो कितना है? 0.4 तक हमें कम करना है एक साल के अंदर, ठीक है। 2025-26 तक हमें कहां पे लेके आना है अपना फिस्कल डेफिसिट? 4.5%। दीज आर द इंपॉर्टेंट नंबर्स, आपको याद करने पड़ेंगे। सीडीएस एग्जाम में और सीएपीएफ एग्जाम में आपके पेपर 1 के अंदर पूछ सकते हैं कि इंडिया का क्या टारगेट है विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल डेफिसिट। ओके, दूसरी एक नोटिसेबल चीज है कि राइज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखोगे लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट देखोगे रूरल एरियाज के अंदर वो इंक्रीज हुआ है 19.7% से 27.7% तक, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि वहां पे आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बहुत सारे आप देखोगे वीमेन का पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़ा है। ये सभी चीजें आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्रंट के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स अपना बेटर करना है तो 2-3 चीजों पे आपका अपना क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ पे, ठीक है। एजुकेशन आपकी कहां से इंप्रूव हो सकती है? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए। अब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैन कनेक्ट विद द अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे भी किया है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा सीएपीएफ में कहां पे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आप देख ही लीजिए सीएपीएफ में कहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए 2021 में आपका क्वेश्चन आया है अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऐसे ही कनेक्ट किया गया है। जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 के अंदर, तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा था, दोनों मुद्दे थे, तो दोनों मुद्दों को कंबाइन करके आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करता है, क्या आप दो चीजों को कनेक्ट करके देख पाए हैं। ये आपके पास ये पर्सपेक्टिव है, ऐसी सोच है, इतना आपने आपकी थिंकिंग डेवलप की है, तो ये यूपीएससी चेक करना चाहता है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे अनएम्प्लॉयमेंट से आप कनेक्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको बता दिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, एजुकेशन किस हिसाब से, अगर हम राइट स्किल प्रोवाइड करते हैं तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, इतना पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। दूसरा हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के अगर हम बारे में बात करें तो 28.6% जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वो जो गवर्नमेंट पहले स्पेंड करती थी अब 40% तक क्या करने लग गई है? गवर्नमेंट स्पेंड करने लगी। अगर सोचिए पहले 100% सोचिए किस पे खर्च होता था? हेल्थ पे, ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट भी स्पेंड करती थी, जिसपे प्राइवेट मतलब आम लोग भी जिसपे स्पेंड करते थे। टोटल खर्चा होता था 100 रुपए। पहले गवर्नमेंट का उसमें से शेयर होता था, जो कि आप देखोगे सिविल हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हर एक खर्चे को आप देख के मिला के तो गवर्नमेंट उसमें 28.6% ही अपना इनपुट देती थी।
बाकी जो बचा वो क्या था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि गरीब लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ता था। लेकिन कोविड के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। अब गवर्नमेंट 40.6% किस पे खर्च कर रही है, हेल्थ पे। अब वो शेयर देखोगे आप, 40% स्पेंडिंग बेसिकली स्पेंड्स बाय द गवर्नमेंट और बाकी 60% आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज, अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए पीएचसीज हैं, सीएचसीज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, और पीएचसी से नीचे होता है आपका सब सेंटर्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की क्या आप देखोगे फाइंडिंग्स है, इसमें लिखा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग उसके अंदर मिली है कि इंडिया का जो आप देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 हो चुका है। दैट इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है, 2.1। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। अगर आपसे सीएपीएफ में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट इज बिलो द रिप्लेसमेंट रेट 2.1, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और चांसेस हैं बहुत ज्यादा इसके आने के। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे आयुष्मान भारत के अंदर 22 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, 22 करोड़ बेनिफिशरीज जो कि किससे आइडेंटिफाई किए गए हैं, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंडर। उनकी डिजिटल हेल्थ आईडीज बना चुके हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा, मतलब ई संजीवनी जो हमारा प्लेटफॉर्म है, टेलीमेडिसिन की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये सभी चीजें हम वहां पे देखेंगे। दूसरा, हम हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, बहुत बार कितनी बार आपसे सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है, दिस वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, एंश्योर दिस प्रमोटिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन योर एरिया। इस तरह की रिपोर्ट आपसे 1000 बार पूछी है सीएपीएफ एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड एजुकेशन, यू कैन नॉट मिस 2 इंपॉर्टेंट थीम्स। हेल्थ और एजुकेशन तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, वुमेन एम्पावरमेंट और स्माविता, ये जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स को आप देखोगे डिजिटाइज करने की बात हुई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे सोशल सेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, कि आप देखोगे बहुत सारे मतलब मिनिस्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गवर्नेंस करने की ज़रूरत है। तो जितनी कम मिनिस्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, गवर्नेंस होगी, क्योंकि आप देखोगे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है उसके बाद। तो देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्शन। तो बहुत सारी ऐसी आप चीज़ें इसमें डिस्कस कर रखी है जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार इस चैप्टर की रीडिंग लेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप डेटा कैसे यूज़ कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आप खुद ब खुद इस डेटा को नहीं यूज़ करोगे, इसके नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं होने वाला। ये वीडियो आपकी आधा घंटे की होगी, आधा घंटा 35 मिनट। तो सिर्फ आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा आप 1 या 1.5 घंटे में इसको ख़त्म कर सकते हो विद नोट्स। तो प्लीज़ डू द मोस्टली द नोट्स मेकिंग, और वो नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप सिर्फ की पॉइंट को यूज़ करें। उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट, कोई सबमिट, कोई इवेंट, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी, कोई स्कीम ऐसी कुछ चलाई है जो कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पेपर में आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी आता है ना, 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग आते हैं आपके 20-20 नंबर के, तो 40 मार्क्स वहाँ पे आपका वेटेज आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट राइटिंग आपकी आ जाए तो 20 नंबर की 2 आपकी रिपोर्ट राइटिंग आती है 10-10 नंबर की, उनका वेटेज भी आपका कितना है, 20 नंबर का। तो वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप कोट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ पे जब आप सोर्स की बात करते हो, रादर देन राइटिंग दिस कि द हिंदू से लिया है, न्यूज़पेपर का नाम आप लिखते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम द बजट, ठीक है, आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम पीआईबी, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और हालांकि मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, वहाँ पे सोर्स लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, डू नॉट मेंशन सोर्स, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सोर्स मेंशन करने की आपको। सो लेट्स सी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज एनलार्ज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज एनलार्ज, एक क्वेश्चन आपसे सीएपी में पूछा है, पहले मैं आपको इसको डिस्कस कर दूं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले होता था रोटी, कपड़ा और मकान, ये डेफिनेशन होती थी आपकी लाइफ की। लेकिन आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मेनका गांधी केस हुआ तो ये हुआ कि सिर्फ एक एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल जब 21 में चेंजेस आया, राइट टू लाइफ, जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को चेंज करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, तो वहां से हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है क्लीन, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, सैनिटेशन होनी चाहिए आपके पास, टॉयलेट और ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ये इंश्योर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ।
एयर पोल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स भी आपके सामने आता होगा इंडिया के अंदर, तो लिवेबिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ओके, सो इंडिया हैज अडॉप्टेड द यूएन एसडीजी गोल 2030। उसके अंदर बहुत सारे मेजर गोल्स हैं जो कि दिखाते हैं, जो डायरेक्टली किसके साथ मैच करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। अगर वो 17 गोल्स हम अटेन कर ले तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिखाएंगे कि हाँ देयर इज अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एजुकेशन की बात हुई है, हंगर को कम करने की बात हुई है, पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात हुई है, वीमेन के साथ आप देखोगे तो जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए उसकी बात हुई है, और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, या फिर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए, उन सभी चीज़ों की बात हुई है, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी चीज़ें बात हुई है, ठीक है, राइट। तो अब हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा है वी रिजोल्व बिटवीन नाउ एंड 2030 टू एंड पॉवर्टी, दीज आर द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आप इसको, टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर एवरीवेयर, टू कॉम्बैट इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमंग कंट्रीज, टू बिल्ड पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। लुक दिस कीवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अगर आप ये कीवर्ड्स नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा इनइक्वालिटी क्या है, इंक्लूसिव सोसाइटी क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या चीज़ है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। प्लीज़ कीप ऑन लुकिंग दिस, इसको सर्च करिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाला था जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। लुक दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। पहले सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती थी वो जीडीपी एक नंबर था कि जीडीपी इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और एक तरफ तो दूसरे देखते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दूसरी तरफ हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव द एक्सेस टू द 95% और 80% ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ह्यूज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये वेलबींग वाला कंसेप्ट बाद में आया, तब उन्होंने देखा कि जो इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें हम, और इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, तो उसमें आप देखिए उसमें गरीब लोग भी हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, हमने जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल था वो चेंज कर दिया है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है वो हमारे पास, हमारा डेवलपमेंट जो मॉडल है वो चेंज हो गया, वेलबींग के ऊपर आ गया। वेलबींग के अंदर आपके सारे फैक्टर्स आते हैं जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, कॉम्बैट इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ये सभी फैक्टर्स आपके उसके अंदर आएंगे। तो इंडिया इज एंटरिंग द अमृत काल, और अमृत काल के अंदर आपको पता है ये सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल्स के लिए आपको स्कूल बेटर करने के लिए कौन सी नई स्कीम आई है, प्लीज़ मेंशन दिस स्कीम, ठीक है। आगे मैं इसमें मेंशन भी करूंगा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इंक्रीजिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, एम्पावर्ड वीमेंस कलेक्टिव्स, बेसिक कम्युनिटीज, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये अमृत काल के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ओके। सो लेट्स सी इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द की अनेबलर ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब है जो लोग पहले आपके कहाँ पे, जो लोग आपके बहुत बेसिक, मतलब आप देखोगे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ जिन लोगों के साथ, जैसे लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, वो आप देखोगे अगर उनको सोशल मोबिलिटी अटेन करनी है, उनको अपर क्लास में जाना है, या फिर उनको सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन चाहिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट उनकी होनी ज़रूरी है। एजुकेशन से लेके उनके पास उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, उनके पास सैनिटेशन होने चाहिए, उनके पास आप देखोगे फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है, एजुकेशन के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी उनकी सोशल मोबिलिटी क्या हो सकती है, एंश्योर हो सकती है, ओके। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज HDI, ये HDI को निकालता है। तो HDI UNDP ने निकाला, उसके अंदर इंडिया का रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, और इंडिया ने स्कोर किया है कितना, 0.63 2021 के अंदर। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको याद रहना चाहिए, 2021 और 22 की कंबाइंड रिपोर्ट आई है। इंडिया का रैंक है 132, स्कोर है 0.633, 2019 के अंदर था स्कोर 0.645, ये डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है, रीजन बीइंग कोविड की वजह से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, एजुकेशन आप देखोगे लर्निंग आउटकम्स बच्चों की कम हुए, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम होने वाली है, ओके। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि साउथ एशिया के अंदर इंडिया का रैंक अभी भी बहुत बेटर है, ओके। तो साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज आपकी साउथ एशिया के अंदर आती है, जितनी सार्क कंट्रीज हैं, सभी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ओके, उसके अंदर इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसके अंदर इंडिया का रैंक है 122, वर्ल्ड एवरेज है 0.465 और इंडिया की एवरेज है 0.490, तो बेटर है इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें, ठीक है। फिर भी इंडिया के अंदर बहुत इनइक्वालिटी, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए
लेट्स सी HDI देखते हैं। सबसे पहले रैंक है 132 और ये है स्कोर। अब आपको कोई भी चीज जो आप देखोगे, प्लीज मेक अ कॉन्ट्रास्ट। या तो आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे या फिर आप बॉडी के अंदर सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले, मिलेंगे तो एवरेज मिलेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट किसी से कंपेयर कर दिया है, जैसे स्विट्जरलैंड से आप कंपेयर कर दीजिए, नॉर्वेजियन कंट्री जो भी हैं, ठीक है, उनसे अगर आप कंपेयर करें, क्यों उनका रैंक 1 है, क्यों उनका स्कोर इतना अच्छा है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉर्वे है आपका नॉर्वे आपका रैंक 2 के अंदर आता है और स्विट्जरलैंड आपका रैंक 1 के अंदर आता है। क्या ऐसा है डिफरेंट जो ये करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? अगर आप ये कॉन्ट्रास्ट वहां पे क्रिएट कर दिया तो बहुत आपको ये गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो ऑलवेज कंपेयर करके ही लिखे। चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं और बेटर जो आपकी नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं UNDP। देखो HDI जब हम लेके आए उसके अंदर 3 ही पैरामीटर्स थे। एजुकेशन देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, ये आपके फैक्टर्स थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें मल्टी डायमेंशनल तरीके से पॉवर्टी को मेजर करना पड़ेगा। फिर UNDP ने एक दूसरे आपका इंडेक्स निकाल दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अंदर 10 इंडिकेटर है, 3 जो है आपके मेजर इंडिकेटर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर आप देखोगे, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आपके 6 पैरामीटर्स और आते हैं, ठीक है। इनके अंदर 2-2 पैरामीटर्स हैं, आपके 6 पैरामीटर्स और रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कौन से वो पैरामीटर थे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक बार कितने आप देखोगे इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करूं तो कितनी पॉपुलेशन है। तो इंडिया के अंदर है 228.9 मिलियन पीपल। बेसिकली 16.4% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कितने लोग इंडिया के अंदर गरीब हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब है कि कितने लोगों के पास एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू एजुकेशन, ये सभी चीजें नहीं है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे आप देखिए मल्टी डायमेंशन परसेंटेज ऑफ पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल इन करोड्स। तो 23 करोड़ है 2019 और 21 का डेटा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए SDG 1.2। इस SDG को आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? पॉवर्टी से। तो ये SDG 1.2 क्या बोलता है? दिस इज रिलेटेड विद द पॉवर्टी, ओके। तो 41.5 पीपल जो मैंने पहले भी मेंशन किया था हम आपको कि 41 करोड़ लोग जो हैं 2005 से 2019 के बीच में इन्होंने पॉवर्टी को क्रॉस कर दिया है। मतलब ये पहले बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, अब पॉवर्टी लाइन ये आ चुके हैं, ओके। नाउ सी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैंने आपको बोला है, पहले इसका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम होता था, अब ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कंपोजिट इंडिकेटर्स आप देखोगे कि जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, पहला तो आपको पता होना चाहिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगी। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। दूसरा रिमोट एरियाज के अंदर आपको दिखेगी, रिमोट एरियाज जहाँ पे भी आप दिखेगा। तीसरा आपको बॉर्डर एरियाज के अंदर, ठीक है, बॉर्डर एरियाज के अंदर वहां पे आपको क्या मिलेगी? ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बैकवर्ड है। कितनी भी बॉर्डर एरियाज आप देख लो, चाइना से सटा हुआ आप देख लो एरिया, नेपाल से सटा हुआ, भूटान से, पाकिस्तान से, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे नक्सलाइट्स एरिया के अंदर आप देखोगे जितना भी रेड कॉरिडोर है वो भी आपका देखोगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के अंडर लिया गया है, जहां पे आप क्या क्या उनको प्रोवाइड करेंगे। यू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वाटर रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने का ये हमारा क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एम है, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वहाँ पे मुद्रा लोन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ओके। मुद्रा लोन बहुत इंपॉर्टेंट लोन है आपका। तो ये आपका एक गुड गवर्नेंस का टेम्पलेट भी दिखाता है, ठीक है। मिशन उत्कर्ष क्या है आपका? मिशन उत्कर्ष आपको पता होना चाहिए। इट इज बेसिकली द कंसेप्चुअलाइज अलोंग द लाइन ऑफ ADP। वन इज मिशन उत्कर्ष एंड द अदर इज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये आपका गुड गवर्नेंस को दिखाता है। गुड गवर्नेंस का मतलब बेसिकली यही है कि आपको एक तरीके से आपको गवर्नेंस उनको प्रोवाइड करनी है। एक तो होता है सिंपल गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, एक होती है आपकी गुड गवर्नेंस, ठीक है, जो लोगों तक एक्सेसिबल हो। अगर आपने कोई स्कीम चलाई, आपने कोई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने सिर्फ पॉलिसी के अंदर मेंशन कर दिया, आप सिर्फ पेपर टाइगर बन गया, आपने कागजों में ही पॉलिसी को शुरू कर दिया लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब है लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पोस्ट और लाइन, उसके पास वो स्कीम और उसका जो बेनिफिट है पहुंचना चाहिए, वो है आपका गुड गवर्नेंस, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे लेबर रिफॉर्म्स की बात हुई है, तो 4 इंपॉर्टेंट लेबर जो कोड्स है उसमें रिफॉर्म की बात हुई है. यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड दैट. ई श्रम पोर्टल मैंने पहले ही बोला, ऑल दोज वर्कर्स हु बेसिकली वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, और जो माइग्रेंट्स हैं उनका एक पोर्टल बनाएंगे, आधार से वेरीफाई करेंगे, नेशनल डाटाबेस बनाएंगे. ऐसा डाटाबेस होगा तो हमारे पास हम उनको उनकी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं. एक दूसरा है आपका असीम पोर्टल. ओके, उसके बाद हम देखते हैं आधार. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 12 डिजिट का है, 12 डिजिट का है. और आधार ने जो हम एक आप देखोगे इस सिर्फ एक डिजिटल आइडेंटिटी ने रेवोल्यूनाइज कर दिया हमारे हर एक सेक्टर को. आप जॉब के लिए जाएंगे, आधार की रिक्वायरमेंट है. किसी भी चीज़ के लिए आप जाएंगे, सिक्योरिटी पर्पस से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के पर्पस से, तो ये आधार आपका एक बहुत गेम चेंजर साबित हुआ है. विल सी जनधन आधार योजना के अंदर, ठीक है, जैम ट्रिनिटी की हम बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, यहाँ पे हम देखेंगे दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आपको सब्सिडीज दी जाती है, उनकी बात करें, आपको पेंशन दी जाती हैं. बहुत सारी चीज़ें आधार से हमने क्या कर दी हैं, ईजी कर दी हैं. अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो आपको राशन दिया जाता है वो भी आधार कार्ड की हेल्प से दिया जाने लगा है. ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आईडी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. लेट्स सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम आया है. आधार पेमेंट ब्रिज है. अगर आपके पास आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप ऐसे सेंटर्स में जाके आधार बेस अनेबल क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी है, जिससे हमने पहल जो आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए जो सब्सिडी है वहाँ पे भी हमने आधार का यूज़ किया है. ओके, टू बेसिकली रिमूव ऑल द बोगस बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम. और मैं आपको बताऊंगा जितनी भी बोगस बेनिफिशियरीज थे, हम बात करेंगे अराउंड आई थिंक 9 करोड़ पीपल, इतने लोग बोगस बेनिफिशियरी जो हटा दिए हैं, और जिससे हमारा आप देखोगे 2.5 लाख करोड़ इतना पैसा हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आधार. ठीक है, दूसरा हम देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी आधार बेस्ड है. उसके बाद आप देखो पीएम किसान, आप बार बार याद करते हो पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपये आपको सालाना किसान को आप देते हो हर आपके 4 महीने के बाद. ठीक है, आपको 4 महीने के बाद 2,000 रुपये आप किसान को देते हो. कोविन ऐप जो आपने देखी थी, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 बिलियन वैक्सीन डोजेस, तो वैक्सीन डोज वहाँ पे भी आपको आधार के साथ ही रजिस्ट्रेशन कराना था. फेस ऑथेंटिकेशन अगर हम बात करें, जीवन प्रमाण, पहले क्या होता था, फिजिकली उनको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता था जो पेंशन अवेल करते हैं 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, लेकिन कोविड के टाइम पे वो नहीं हो पाया. तो फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जीवन प्रमाण आप जो एप्लीकेशन है स्मार्टफोन से, उससे पता चल जाता कि ये वही आदमी है, और इससे उनकी पेंशन दोबारा शुरू हो गई. ठीक है, तो उनको फिजिकली मूव भी नहीं करना पड़ा. तो ये आप देख सकते हो इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड और ये सभी चीज़ें. प्री पैंडमिक लेवल पे क्या सिचुएशन थी एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अभी क्या है प्री पैंडमिक लेवल पे. जैसे आप देखोगे जिस टाइम पैंडमिक स्ट्राइक किया तो 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन अब जुलाई सितंबर 2022 की देखें तो 7.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया के अंदर. ओके, अब हम देखते हैं, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट डेटा. ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि कंबाइन मेल के अंदर क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. दिस इज़ 4.5, फीमेल के अंदर 3.5 है, और टोटल हम देखें तो 4.2 है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट देखें तो इंडिया के अंदर है 56.4%. याद रखना, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया के अंदर है 56.4% इन इंडिया. 2012 के अंदर था ये रेट. ठीक है, 2021 के अंदर दिस रेट में चेंज, दैट इज 46.2%. ओके, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है आपका, लेबर फोर्स फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 2021 के अंदर है 46.2%. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात की गई है. लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये आपका किसके अंदर है सारा, दिस इज ऑल दिस बेसिकली अंडर योर मेजरमेंट इश्यूज इन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट. जितना ज़्यादा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट होगा तो आपको पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर वो काम करेंगी तो दे विल बी इंक्लूडिंग इन द सिस्टम. लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ऑल दिस थिंग्स विल बी कम इन दिस सेक्टर. एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक इंपॉर्टेंट है. सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता होना चाहिए. सेल्फ हेल्प ग्रुप हम देखेंगे 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इंडिया के अंदर. 88% इसमें वीमेंस एम्प्लॉयड हैं. इंपॉर्टेंट मॉडल आपको पता होना चाहिए, कुदुम्श्री मॉडल केरला का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, जहाँ पे जो वीमेन है इकट्ठी होकर अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं. बिहार के अंदर जीविका, ये आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है. जीविका, कुदुम्श्री, महिला आर्थिक विकास, महिला मंडल महाराष्ट्र के अंदर है. और लूम्स जो है लद्दाख, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लूम.
लूम आपसे पूछ लेंगे ये कोई हेरिटेज है, ये वहाँ पे कुछ आर्ट क्राफ्ट है, कोई हैंडलूम है, और क्या ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो लूम इन लद्दाख इज बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, इसके बाद आप देखोगे इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, एम्पावर्ड वुमेन और एम्पावर्ड इंटरलैंड, ये सभी चीज़ें वहाँ पे ये करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जो प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर आपके आते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मैं आपको बता दूं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वैसे इनडायरेक्टली इंक्रीज हुई है। जब आप देखोगे पेरोल इन्होंने देखा, जब मिनिस्ट्री ने डेटा दिया एम्प्लॉयमेंट फंड एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESI, तो इन्होंने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे अब बढ़ रही है आफ्टर दिस पैंडमिक, तो ये पॉजिटिव साइन है। सो बेसिकली वी हैव सीन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर टू बूस्ट द इकोनॉमी और इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द पोस्ट COVID-19 रिकवरी फेज एंड टू इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड रिस्टोरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस्ट ड्यूरिंग द पैंडमिक। सो ये सभी चीजें हैं, आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है सिर्फ। नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन। ये क्वालिटी एजुकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन से मैं आपसे फिर कनेक्ट करके दिखाऊंगा क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको मिलेगी तो कैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कोट से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। इस तरह के कोट अगर आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। जैसे आपका ये क्वेश्चन था, दिस अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे मेंशन कर सकते थे आप इस कोट को। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, ठीक है, विच विल बी बेसिकली प्रोवाइडेड बाय दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट अगेन। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी, इट बेसिकली इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। सो ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। ओके, तो ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। उसके साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से भी आप कनेक्ट कर सकते थे। 4 क्या बोलता है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। ओके, इसके साथ ही आप देखोगे आप एजुकेशन को किससे कनेक्ट कर सकते हो, एजुकेशन से अगर आपके पास बेटर एजुकेशन है तो यू विल बी एम्प्लॉयबल, आप काम मिलेगा तो आप गरीब नहीं रहोगे, आपके परिवार में हंगर नहीं रहेगी। ठीक है, हंगर डेथ नहीं होगी, स्टारवेशन डेथ नहीं होगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी। ठीक है, अगर वीमेंस भी पढ़ लिख के अच्छी जॉब हासिल करती हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट हो सकेगी, फाइनेंशियली दे विल बी कैपेबल, तो जेंडर इक्वालिटी विल बी एस्टेब्लिश। ओके, तो ये सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही हासिल कर सकती है, इसको अच्छे से हम क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 ये हम बात कर सकते हैं। स्कूल एनरोलमेंट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आप देखोगे इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इट इज बेसिकली इंक्रीज बट स्लाइटली डिक्रीज है 2021-22 के अंदर। ठीक है, कोविड के बाद से आप देखोगे, कोविड के बाद से 2019-20 में आप देखिए 77.9 है, लेकिन 20-21 में 79.8 इंक्रीज हो जाता है, लेकिन 21-22 के अंदर 79.6। तो ट्रेंड आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, ये सेकेंडरी की बात है, अपर प्राइमरी और ये प्राइमरी की बात, तो सबकी अलग अलग बात हुई है। स्कूल ड्रॉप आउट देखोगे आप, देखिए सबसे पहले आप देखोगे स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हमने क्या किया। एक तो PM पोषण अभियान हमने शुरू किया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इस हिसाब से बच्चे स्कूल में आ भी जाते हैं। ठीक है, माँ बाप उनको भेज भी देते हैं स्कूल के अंदर कि उनको खाना मिलेगा एटलीस्ट और वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो PM पोषण ने ये काम किया है। मिड डे मील स्कीम भी बोलते हैं इसको। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये भी है हमारे पास। यूनिफॉर्म फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए फ्री बुक्स, फ्री टेक्स्ट बुक्स। ओके, और इसके साथ आप देखोगे रेसिडेंशियल हॉस्टल बिल्डिंग्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, ये सभी चीज़ें आपकी किसके, स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एमिनिटीज, डिजिटलाइजेशन, एनरिच द नेशंस ग्रोथ, अवेलेबिलिटी रिफ्लेक्ट इन पीपल टीचर रेशियो। देखिए एमिनिटीज की बात हुई है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है आपका, एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एंश्योरिंग गुड हाइजीन। अगर आप बेसिक अम्यूनिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे स्कूल्स के अंदर, बेसिक अम्यूनिटीज़ आपने टॉयलेट्स बना के दे दिए, तो स्कूल के अंदर ग्रोस एनरोलमेंट रेट जो है, वीमेन की एजुकेशन जो है, वीमेन का एनरोलमेंट जो है, गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ेगा तो जेंडर इक्वालिटी होगी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अच्छी होंगी। ठीक है, तो वो दे विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और ये सभी चीज़ें हमारे देश के अंदर हो सकती है जस्ट बिकॉज बेटर सैनिटेशन कंडीशन से। ओके, चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करना सीखिए।
तो बेसिक फैसिलिटी इन स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ये सभी चीज़ें अवेलेबिलिटी कराने की हमारी क्या है, कोशिश है। देखिए पीएम श्री जो मैंने आपसे शुरुआत के अंदर क्वेश्चन किया था, जब मैं आपको बोल रहा था कुछ स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाने के लिए पीएम श्री योजना इज बेसिकली स्टार्टेड। ठीक है, इसमें कितने स्कूल्स होंगे, 14,500 स्कूल्स इसके अंदर होंगे। सो दे विल बी बेसिकली इक्विप्ड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, आर्ट रूम्स एटसेट्रा विच इज़ इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। ठीक है, इनको ग्रीन स्कूल भी बनाएंगे। यहाँ पे हम ग्रीन स्कूल्स के अंदर क्या चीज़ है, ग्रीन स्कूल्स की अगर बात करें तो इन स्कूल्स के अंदर वाटर कंजर्वेशन टेक्निक बच्चों को दिखाएंगे और वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक्वीफायर रिचार्जिंग करेंगे, वहाँ पे वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल इन करिकुलम, ये सभी चीज़ें वहाँ पे हम उन मॉडल स्कूल्स के अंदर दिखाएंगे। दैट्स मॉडल कैन बी रेप्लिकेटेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपको ये एक नई चीज़ जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आई थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, ये चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर 5+3 4 हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बाल वाटिका, जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों को उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, उनके अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज़ को अच्छा करने के लिए वहाँ पे उनको खेलने कूदने का जो प्रिपरेटरी क्लासेस का हम उनको मौका देते हैं। और उसके बाद देखिए प्रशांत जो एक आपकी मोबाइल ऐप है, दैट इज बेसिकली फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर आपको पता होगा, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर जितना टाइम आप बिताएंगे किसी कॉलेज के अंदर, किसी कोर्स के अंदर, या फिर आपने 1 साल उसमें लगाया है, तो उस हिसाब से आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे प्रीलिम्स में या फिर आपके पेपर 1 के अंदर। दे विल राइट दिस स्टार्स और उनके बाद ये बोलेंगे इसका मतलब क्या है। सो दे कैन गिव यू अ डिफरेंट एक्रोनिम, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। इसको थोड़ा चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट इज रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ओके, विद्यांजलि ये स्कूल वॉलंटियर इनिशिएटिव है। समग्र शिक्षा स्कीम जो है प्री स्कूल्स टू क्लास 12 तक है, ये कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर एनेबल लर्निंग टू चिल्ड्रन बाय डेवलपिंग करिकुलम बेस्ड ऑन मल्टीमीडिया डिजिटल बुक्स। बच्चों को डिजिटल बुक्स प्रोवाइड करेंगे, वर्चुअल एप्स। आपसे क्वेश्चन पूछा था सीएपीएफ 2019 के अंदर, क्वेश्चन था डिजिटल बुक्स में रिप्लेस क्लासरूम दिस टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, और जब उसको आप इसकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसके फेवर में लिखेंगे, जब आप इसके फेवर में लिखेंगे, हाँ डिजिटल बुक्स रिप्लेस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पुश है यहाँ पे डिजिटल बुक्स का। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर डिजिटल बुक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जब फोकस है तो रिप्लेस होंगी। आप देखोगे बहुत सारे स्वयं पोर्टल हो गया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जितने भी आपके वो रिप्लेस करने के लिए हैं। ठीक है, तो इस ऐसे आपको चीज़ें कनेक्ट करके पढ़नी है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज टू नियरली 41 करोड़ और 4.1 करोड़, तो इनका एनरोलमेंट हो चुका है इतना। फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है 2 करोड़ से 1.9 करोड़ था 2020 के अंदर, लेकिन ये 2021 के अंदर ये इंक्रीज हुआ है 2 करोड़ तक। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन के लिए आपको पता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो सकती है अंडर दिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये स्कीम के अंदर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको हायर एजुकेशन क्या है। फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आके क्या कर सकती है, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकती है। बहुत मेजर चेंज है, बिगर चेंज है। सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपका पेपर 1 के अंदर, सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एजुकेशन इस बार इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद एक मेजर चेंज ये है, यूजीसी ने बोला है कि 2 एकेडमिक प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मास्टर्स 2 चीज़ों में कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, सो इक्विपिंग द वर्कफोर्स विद एम्प्लॉयबल स्किल्स एंड नॉलेज इन मिशन मोड, तो ये बात हो रही है आपकी स्किल इंडिया मिशन के अंदर। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन्होंने बोला स्किल इंडिया मिशन 2015 के अंदर लॉन्च हुआ है। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कई बार आपको डराने के लिए ये ईयर चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप गलती खा लोगे। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आपको पता होना चाहिए, राइट। स्किल इंडिया मिशन के अंडर आपको पता होना चाहिए स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये सभी चीज़ें बात हुई हैं। तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, ये आपको पता होना चाहिए। दिस अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स जिसके अंदर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम है, जन शिक्षा संस्थान है, ठीक है, और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स है। दीज आर ऑल स्कीम्स विच इज बेसिकली लाई अंडर वन अम्ब्रेला, स्किल इंडिया मिशन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं
क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल नेशनल हेल्थ मिशन है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है? अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिलीवरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। यू नीड टू सी कब कब मेजर इनिशिएटिव इंडिया के अंदर है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। एक आपका क्वेश्चन आया है एज इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आपके यहाँ पे आई है। रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन से वो रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2012 सीएपीएफ के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर वो क्वेश्चन आया है। दैट इज बेसिकली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम करके था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसकी क्या अचीवमेंट थी, इसके ऊपर आपका सीएपीएफ के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, लेट्स सी मेजर इनिशिएटिव क्या क्या हुए हैं हेल्थ के अंदर। आपको पता होना चाहिए इंद्रधनुष स्कीम, आप बार बार पढ़ते हो, इंद्रधनुष 2014 के अंदर आई थी वो। स्वच्छ भारत अभियान 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ, 15 के अंदर ये सभी चीज़ें स्टार्ट हुई। मातृ उज्ज्वला योजना, मातृ नेशनल डायलिसिस, 17 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई, और उसके बाद हेल्थ केयर एक्ट आया, 18 के अंदर आयुष्मान भारत आया, पोषण अभियान 18 के अंदर आया, जन आरोग्य योजना ये भी 18 के अंदर आया, 2019 के अंदर आया सुमन, ओपीडी, सांस, 2021 के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री टीबी मुक्ति योजना 2022 के अंदर आई है। प्लीज़ इसका ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है कि हमें एंड कब तक करना है टीबी का, 2025 तक, ईयर याद रखना है, 2025 तक हमें क्या करना है, टीबी को खत्म करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखोगे नेशनल टेली मेंटल हेल्थनेस प्रोग्राम मानस। उसके बाद आप देखिए हेल्थ एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर, अभी तो हम 1.2% ऑफ द जीडीपी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे थे, लेकिन 2019 के अंदर हमने देखा हमने इसका शेयर बढ़ा दिया है। हमारा जीडीपी का जो 1.3% है, अब हम किस पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे, बट ये और भी बढ़ेगा विद टाइम। उसके बाद हम देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के ऊपर हम जो खर्च करते थे 55% हो चुका है, ठीक है, पीएचसी। उसके बाद अब देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो लोग अपनी जेब से खर्च करते थे किस पे, हेल्थ पे, उनको बुखार हो जाता था या फिर कोई भी उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, वो डिक्रीज हुआ है 48.2% तक। पहले वो 64% था, लेकिन 48.2% तक अब आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो लोगों का, अब वो कम हुआ है, ओके, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि आयुष्मान भारत आपने देखा होगा वो नई स्कीम आई है। उसके बाद अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चार्ट अगर आप देखिए तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो आपकी रिपोर्ट पूछी थी सीएपीएफ के अंदर, उसके अंदर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे अगर आपको आर्किटेक्चर पता होता, आपको हायरार्की पता होती कि कैसे इंडिया के अंदर जो आपके हेल्थ सिस्टम वो कैसे होता है। गाँव के अंदर जो सरकारी आप देखोगे छोटा सेंटर होता है आंगनबाड़ी के आसपास या फिर स्कूल के आसपास, वो होता है सब सेंटर, जहाँ आपको इमीडिएटली आपको कोई छोटा बुखार है, आपको कोई वीमेन से रिलेटेड मतलब डिलीवरी है किसी की एक्सपेक्टेड, तो उनको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, अटेंशन चाहिए, मेडिकल अटेंशन, तो सब सेंटर पे हो सकता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होती है आपके 6 सब सेंटर के ऊपर एक पीएचसी होती है, और उसके ऊपर होती है आपकी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि 4 पीएचसी के ऊपर आपकी एक सीएचसी होती है, ठीक है, जो मेजरली आपकी अर्बन एरिया के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब हुआ था। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंद्रधनुष 2014 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था, ओके, मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर हमने देखा है 14.4% इंक्रीज हुआ किसमें, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर। तो ये देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लाख इस पे पर फैमिली सालाना दिया जाएगा, और इसके अंदर जो 10 करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, 10 करोड़ वनरेबल फैमिलीज हैं, ये तो फैमिलीज की बात हुई, लेकिन लोग कितने हैं, 50 करोड़ बेनिफिशियरीज इसका फायदा उठा सकेंगे, ठीक है, दैट फॉर्म द बॉटम 40% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंडर इनकी क्या हुई है, आइडेंटिफिकेशन हुई है, ओके। और इसके साथ ही हम देखते हैं ये नेशनल डी वार्मिंग डे। देखिए आपसे साइंस एंड टेक के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डी वार्मिंग करने के लिए आपको कौन सी टैबलेट दी जाएगी, पेट के अंदर कीड़े जो होते हैं इनको खत्म करने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर देखेंगे दुनिया का, देखिए इस पे आपकी केस स्टडी लेके आपसे एक रिपोर्ट राइटिंग पूछ सकता है सीएपीएफ के अंदर, नेशनल दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सक्सेस क्या है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है। इसके साथ बहुत चैलेंजेस आए थे, एक टाइम पे वैक्सीनेशन हेजिटेंसी हुई, लोग आप देखोगे डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी कि वैक्सीन लगने से डेथ होती है, ये सभी चीज़ें, तो उसको रूल्ड आउट किया गया, उसको ख़त्म किया गया ड्यू टू दिस
डिफरेंट नैरेटिव सेलिब्रिटीज़ को इसके अंदर लेके आया, पॉलिटिशियंस आ गया है, ब्यूरोक्रेट्स आ गया है, उन्होंने पहले खुद ब खुद डोज ली, फिर और लोगों को बोला। तो 2.6 लाख वैक्सीनेटर्स और 4.8 लाख अदर वैक्सीनेशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पे हुई। लॉजिस्टिक चैलेंज था, वैक्सीन डिलीवरी सर्विसेज एक चैलेंज था, कैसे मेंटेन करेंगे कोल्ड चेन को, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको कहाँ पर रखनी पड़ती है, आपको कोल्ड चैम्बर के अंदर ये स्टोर करनी पड़ती है। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे, विल सी। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन इंडिया, इन दिल्ली। सीएपीएफ के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली। दिस वाज आस्क्ड इन द ईयर 2021 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन किया गया है क्या क्या चीज़ें ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस को उसको निपटने के लिए करी गई थी। देखिए आप पीएम केयर फंड से वहाँ पे हमने क्या किया, फंड की हेल्प ली। उसके बाद प्रेशर स्विंग अब्सॉर्प्शन, और हमने देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया, अगर कोई हॉस्पिटल जो है 20 बेड का है या फिर 30 बेड का है तो उसको मैंडेटरी वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे विल सी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमने डीआरडीओ के हेल्प से भी वहाँ पे बनाए। उसके बाद हमने बाहर से भी प्रोक्योर करे। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमने कहाँ से लेके आए, ओएनजीसी में भी हमारी हेल्थ की, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे, ऑक्सी केयर MIS पोर्टल, आयुष डॉक्टर्स, क्योंकि हमने देखा था कोविड के टाइम पे जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया, आयुष जो डॉक्टर थे, ठीक है, जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनको हमने उस टाइम पे छूट दे दी थी कि आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेशेंट को। ओके, तो डॉक्टर दिस पेशेंट रेशियो को अच्छा करने के लिए आयुष डॉक्टर्स को हमने क्या कर दिया था उस टाइम पे, बेसिकली इनको थोड़ी सी और एग्जाम्पशन दी थी कि आप मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कोविन एक सक्सेसफुल डिजिटल स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन टू टेल। प्लीज स्टडी दिस स्टोरी। आपको CAPF के अंदर इस स्टोरी पे एक आपको रिपोर्ट आ सकती है, आप इसको प्लीज़ पढ़िए। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एस्पिरेशनल रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ लाइवलीहुड थ्रू प्रोएक्टिव सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन, इंटीग्रेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। सो सबसे पहले देखिए रूरल इकोनॉमी की पूरा आप देखोगे इसको समराइज किया गया है सिर्फ फ्लो चार्ट के अंदर, ठीक है। ये सब रूरल इकोनॉमी इसके अंदर मेंशन है। तो रूरल इकोनॉमी या फिर रूरल इकोनॉमी के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं वहाँ पे, हाउसिंग। इस साल आप देखोगे बजट के अंदर रूरल हाउसिंग को बजट में दुगना आप देखोगे क्या मिला है, शेयर मिला है। पहले जो भी बजट इसको रूरल हाउसेस, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना को, ग्रामीण आवास योजना के अंदर जो भी बजट उनको मिलता था अब वो डबल हो चुका है, राइट। अब देखोगे ऑल वेदर रोड्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर, इक्विप्ड स्कूल्स एंड टीचर्स। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी फेसेड इनिशिएटिव टू इंप्रूव द इकोसिस्टम ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज, ठीक है। एक पर्टिकुलर अप्रोच से रूरल एरियाज के अंदर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्लीन कुकिंग फ्यूल, स्किल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, राइट। उसके बाद आप देखिए क्वालिटी ऑफ रूरल लाइव्स, ये लाइव्स के अंदर ये आप चीज़ें कर सकते हो। रूरल एरियाज के अंदर जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर सेक्स रेशो इंक्रीज हुई है 931, ये पॉजिटिव साइन है। टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखोगे रूरल एरियाज के अंदर कम हुआ है, मतलब डीपॉपुलेटिंग हो रही है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, फर्टिलिटी रेट, दैट इज अ गुड साइन, 2.1%। हाउस होल्ड अमेनिटीज आप बात करोगे, दिस क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ये भी देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। ये फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। करंटली अब विमेन की कंडीशन देखिए, करंटली मैरिड विमेन हु यूजुअली पार्टिसिपेट इन 3 हाउस होल्ड डिसीजन, ये इंक्रीज हुआ ये वाला फैक्टर। मैरिड बिफोर एज 18, ये देखिए आप डिक्रीज हुआ, पहले 31 था, अब जो 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी जो मैरिज है वो कम हो रही है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब हम लास्ट में इसके आते हैं, दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो SDG 6 है, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सस्टेनेबल, दिस इज बेसिकली वाटर एंड ड्रिंकिंग, सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन से है SDG 6। ओके, जल जीवन मिशन हमने कब शुरू किया था, जल जीवन मिशन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2019। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन विलेजेस लाइक स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, आश्रम शालास, ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, राइट। हर घर जल गांव, ये स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। बहुत बार आपने देखा होगा, आपका CAPF के अंदर क्वेश्चन भी आया है, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, एंश्योरिंग और प्रमोटिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन इंडिया, राइट।
उसके बाद देखिए मिशन अमृत सरोवर, ये नेशनल पंचायती राज डे पे 2022 के अंदर 24 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या था, कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस मिशन अमृत सरोवर। ओके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड ऑल दिस। इसके बाद देखिए आई थिंक इसके अंदर और कुछ रह नहीं जाता है। इसके बाद आपको सिर्फ आपको एक चीज करनी है, वो है कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन इसके अंदर पढ़ना है, कंक्लूजन खुद ब खुद पढ़ेंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, देखिए लास्ट में गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट मस्ट नर्चर एन इकोसिस्टम, जिसके अंदर क्या हो, इकोनॉमी इज प्राइम्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए बढ़े और ग्रोथ क्या करे, ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। और फिर डेवलपमेंट होने से क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज हो, और एम्प्लॉयमेंट फिर मिल गई लोगों को तो लोगों की स्किल अच्छी हो, और स्किल जो कि है प्रोडक्शन से लिंक होनी चाहिए। और जो प्रोडक्शन इज अ बेंचमार्क टू क्वालिटी, प्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घटिया इंफीरियर क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस करो, लेकिन इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि मीट करे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डिराइव प्रोस्पेरिटी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस प्रोस्पेरिटी इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो समराइज किया इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात की है, यूएन एसडीजी गोल्स की बात की है, इंक्लूसिव सोशल पॉलिसीज़ की बात की है, टेक्नोलॉजी ने किस हिसाब से हमारे जो लाइफ है इजी कर दी है। बहुत सारी एजुकेशन के अंदर बात कर लीजिए आप आधार की बात कर लीजिए, तो कहाँ कहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं हमारी यूज़ हुई। ठीक है, सो वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सेफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग सेशन, अफोर्डेबल मार्केट अल्टरनेटिव्स। तो थोड़ा थोड़ा इन कीवर्ड्स को आप याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रिपरेशन टू फेस द फ्यूचर। तो क्लाइमेट चेंज को हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज पे आपके ढेर सारे क्वेश्चन आए, लेट्स सी दिस। क्लाइमेट चेंज पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, देखिए, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया है लेट्स कनेक्ट दिस विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आपसे क्वेश्चन आए हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद आप देखोगे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द अर्थ एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस। ओके, उसके बाद आप देखो फार्मर सुसाइड्स। ये सभी चीज़ें आपके किससे कनेक्ट है, क्लाइमेट चेंज से। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। कुछ समझ में ना आया तो बता दीजिएगा, एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ, जो कि ये एनोटेड है। ये पीडीएफ मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीएपीएफ पेपर 2 के लिए हम आपके लिए बहुत ही तरीके से साइंटिफिक वे से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे होने वाली है। ठीक है, क्लासरूम स्टूडेंट्स की तो अच्छी हो गई, और आपके लिए हम ये फ्री इनिशिएटिव जो है ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू।